हेलो फ्रेंड्स, यू आर विद मी उर्वशी गोयल। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं। अगर स्किन पर कोई दाग धब्बा इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं तो हम इसे अवॉइड कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगी, मौसम बदल रहा है शायद इसलिए हमें ये दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर इन समस्याओं का हमने समय रहते इलाज नहीं करवाया तो आगे चलकर ये समस्या एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। स्किन डिजीज़ बहुत तरीके की होती हैं, जिनमें से एक डिजीज़ है जिसका नाम है सोरियासिस। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने स्किन कंसल्टेंट डॉक्टर विनय सिंह। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं विनय सिंह जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा, सोरियासिस है क्या? यही जानना चाहूँगी। अपने दर्शकों को ज़रूर बताएं हमारे कि सोरियासिस ये डिजीज़ है क्या आखिर? उर्वशी, सोरियासिस एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें स्किन की जो लेयर्स हैं उनके बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाती है। नॉर्मली ये लगभग 45 से 60 दिनों में हमारे जो पूरी सरफेस की स्किन है, बॉडी सरफेस की स्किन है, वो रिप्लेस होती है। लेकिन सोरियासिस के पेशेंट्स में ये जो प्रक्रिया है ये घट करके 4 से 12 दिन की हो जाती है, या किसी किसी में 15-20 दिन की हो जाती है। तो स्किन के बड़े बड़े फ्लेक्स उतरते हैं और इस चीज़ को हम सोरियासिस कहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है फिर? ये एक डिजीज़ जेनेटिक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी भी साइंस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सोरियासिस होता क्यों है। कुछ लोगों का कहना है, साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये कुछ जीन होते हैं जो कि हमारे फोरफादर्स जब हम जंगलों में रहा करते थे तब वो सप्रेस हो गए हैं, लेकिन वो किसी वजह से वो जीन्स अब दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो निकलना शुरू हो जाते हैं किसी डिजीज़ की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से। इससे जो सेल्स का बनने का जो इनकी जो साइकिल है बहुत फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सोरायसिस होती है। तो अगर लाइफस्टाइल की बात मैं करूं तो वो किस हद तक रोल प्ले करती है अगर हमें ये डिजीज़ हो रही है तो? उर्वशी, ये बहुत अहम सवाल है और ये हर एक सोरायसिस के मरीज़ को या हर एक सोरायसिस ट्रीट करने वाले फिजिशियन को समझना चाहिए कि सोरायसिस से एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें लाइफस्टाइल और हमारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात करी, लाइफस्टाइल में अगर कोई इंसान मेंटल टेंशन में है, किसी भी वजह से मेंटल टेंशन में है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे फैमिली की वजह से है, कोई भी मेंटल टेंशन है, छोटे बच्चे स्कूल की टेंशन की वजह से होते हैं, ऐसे केसेस में सोरियासिस एकदम से बढ़ जाती है, जिसको हम एक्सासर्बेशन कहते हैं। अगर कोई लाइफस्टाइल के लिए अल्कोहल का इंटेक करता है तो ये देखा गया है कि ऐसे लोगों में भी सोरियासिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जैसे डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स में सोरियासिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि लाइफस्टाइल को अगर हम मॉडिफाई करें तो सोरियासिस का ट्रीटमेंट या उसका जो कंट्रोल है वो बहुत ईजी हो जाता है। क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है? अगर हम एक दूसरे के पास बैठते हैं तो क्या उससे ये डिज़ीज़ सामने वाले को भी हो सकती है? अगर मुझे, भगवान ना करे, अगर मुझे है तो क्या सामने वाले को भी ये डिज़ीज़ हो सकती है? ये सोरियासिस नाम का जो रोग है ये किसी को भी कोई बंदा गिफ्ट नहीं दे सकता, यानी कि ये कम्युनिकेबल नहीं होती है। ये सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि सोरियासिस देखने में इतनी विभत्स लगती है, इतनी ख़राब लगती है कि लोग उस इंसान के पास बैठना पसंद नहीं करते, और जो मरीज़ है उसके घर में ही लोग उससे बात करना या उसके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सोशल स्टिग्मा बन जाता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल या ट्रांसफरेबल डिजीज़ नहीं है। मैं आपको नहीं दे सकता, आप किसी और को नहीं दे सकते। जो सोरियासिस नाम की डिज़ीज़ है ये हमारी लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है? क्योंकि काम पे जाना होता है, लोगों के साथ रहना पड़ता है सोसाइटी में, तो क्या लाइफ पर, हमारी ज़िंदगी पर भी इसका कोई प्रभाव होता है? बहुत बड़ी तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो अपने काम पे जाना चाहता है, अगर उसके हाथों में सोरायसिस है वो काम नहीं कर सकता, वो किसी से हाथ नहीं मिला सकता। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री में है तो वो लोगों से मिलेगा कैसे? अगर उसके सिर में या उसके फेस पर कोई भी सोरायसिस का पैच या प्लाक है, या उसके सिर से हमेशा बड़ी बड़े डैंड्रफ की तरह से स्किन के टुकड़े झड़ते रहते हों, तो वो अपने काम को नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो हाउसवाइफ है वो अपने घर में ही बाकी लोगों के साथ किस तरह से समन्वय स्थापित करेगी कि ये डिज़ीज़ जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है, ये किसी और को हो नहीं सकती।
इस तरह से ऐसी जो बच्चे हैं, बच्चों में सबसे बड़ा स्टिग्मा देखा गया है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, और एक जिस बच्चे को सोराइसिस है या कोई भी स्किन डिजीज़ है, दूसरे बच्चे उससे दूर हटना शुरू करते हैं, उसको बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे को एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। इसमें रोल टीचर्स का भी होता है, माँ बाप का भी होता है, समाज का भी होता है। सब लोग ये समझते हैं कि जो सोराइसिस है या जो दिख रहा है वो बहुत ख़राब है और इससे हमें भी कोई परेशानी या हमें भी कोई डिजीज़ हो जाएगी, जो ऐसा इस पर्टिकुलर डिजीज़ जिसको हम सोराइसिस कह रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें डॉक्टर पता कैसे चले कि हमें बीमारी लग रही है? कहते हैं कि अगर बीमारी को पहले ही हम पकड़ लें, जड़ को पकड़ लें, तो आगे बढ़ने से उसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी के लिए क्या क्या सिम्टम्स हैं, ऐसे क्या साइंस हमें अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे कि हमें पता चले कि हाँ, हम इस बीमारी से गुजर रहे हैं, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जनरल पब्लिक को समझने वाली बात है कि स्किन के ऊपर कोई भी ऐसा पैच जहाँ पर कि स्किन पे खुजली हो रही हो और वो पैच उतरने लगता हो, अपने आप उतर रहा हो, और वो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही हो, या अगर उन्होंने कहीं इलाज लिया है तो उस इलाज के बावजूद दोबारा से हो रही हो, या सर्दियों में, या बहुत थोड़े से परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये गर्मियों में बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये इन्वर्स सोराइसिस भी होती है जहाँ पर कि ये पैचेस नहीं दिखते हैं। तो इस तरह की कोई भी बीमारी है जो कि लंबे समय तक चल रही है, मान लीजिए 20-25 दिन से ज़्यादा चल रही है, तो आपको अपना इलाज या अपनी जांच एक स्किन के डॉक्टर से करवानी चाहिए। वो ही समझ पाएंगे कि ये सोराइसिस है या सोराइसिफॉर्म है और क्या ये आगे चल के सोराइसिस में बदलेगी या नहीं। उसको वहीं पे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। कहते हैं कि एक बीमारी 100 बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। तो अगर ये डिज़ीज़ की मैं बात करूं तो क्या इस बीमारी के साथ भी बाकी कई सारी डिजीज़ेस हमारी बॉडी को लग सकती हैं? तो बिल्कुल ऐसा होता है। पहले सोराइसिस को ये समझा जाता था कि ये सिर्फ स्किन तक सीमित है, लेकिन पिछले 2 दशकों में साइंटिस्ट्स ने ये पाया है कि सोराइसिस एक मल्टीफैक्टोरियल, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट वाली डिजीज़ है। मतलब कि इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे दूसरे अंगों पे दुष्प्रभाव पड़ता है अगर हम इसका सही इलाज ना करें तो। जैसे कि सोराइसिस वाले मरीज़ों में ऐसा पाया गया है कि उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अगर वो आ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, अगर इसके साथ भी जुड़ जाती है सोराइसिस तो ये डायबिटीज़ को भी बढ़ाती है। सोराइसिस अमूमन बहुत सारे अंगों को अफेक्ट करती है, जिसमें एक प्रमुख है जोड़। सोराइसिस में जो जोड़ों का दर्द होता है वो सोराइटिक आर्थराइटिस होता है, जो कि एक गठिया या बाय से अलग होता है। सोराइटिक आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट गठिया के ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग होता है। दोनों को कभी एक जैसा नहीं समझना चाहिए। और जिसको भी सोराइसिस है वो ये मान ले कि उनको बाकी बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके लिए वो एक सही डॉक्टर के पास जाकर, एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर के अगर अपना इलाज कराएं तो उनको बाकी दूसरी बीमारियों से को पकड़ने में आसानी होगी और उनसे बचा जा सकता है। अगर हमें सोरियासिस नाम की बीमारी है तो क्या पूरी बॉडी में धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाएगी, पूरी बॉडी में फैल जाएगी? ऐसा होता है कि जैसे भी हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है डिजीज़। अगर हमारी लाइफस्टाइल सोराइसिस के साथ नहीं ठीक चल रही है तो ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, और इसके बढ़ने के कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं जो कि अभी शायद हमें पता भी नहीं है। जो हमें पता है हम पेशेंट्स को उनके बारे में समझाते हैं, उनको पूछते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वो कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या वो दिमागी तौर से परेशान है, वो एंटी साइकोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, अननोइंगली उनके केस में सोराइसिस बढ़ जाती है। या उनको कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे सिंपल सी बात है, गला खराब हो जाता है। सोराइसिस वाले पेशेंट में अगर गला खराब होता है तो सोराइसिस बहुत ज़्यादा पूरे शरीर पे बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है जो कि एक ही साल के अंतराल में किसी एक ही मरीज़ में अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है। इसमें सबसे बड़ा रोल है मरीज़ का कि वो अपनी इस प्रॉब्लम की गहराई को समझे और उसके बाद वो किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से इसको डिस्कस करें। कभी ये ना समझें कि स्किन के डॉक्टर ने तो एक लगाने की दवा दे दी नहीं है, उससे ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जहां हमने थोड़ी सी भी चूक करी तो लाइफस्टाइल या हमारे आसपास के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ये एकदम से बढ़ जाती है। क्या क्या चेंजेस इंसान को अपने लाइफस्टाइल में लाने चाहिए जिससे वो इस डिजीज़ से बच सके? बहुत अच्छा सवाल है।
इसमें जो कुछ कॉमन सी बातें हैं जो हम हर एक मरीज़ को बताते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि हर एक डिफरेंट पेशेंट के साथ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले इस बात को समझा जाए कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, जिससे कि साइकोलॉजिकल जो बर्डन है, इम्पैक्ट है, वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है साइकोलॉजिकली पेशेंट को ठीक रखने में। प्लस हम ये पेशेंट को बताते हैं कि आपने, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स सोराइसिस की वजह से, लंबे समय से चली आ रही है सोराइसिस, उसकी वजह से परेशान होकर के अल्कोहल इंटेक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सोराइसिस फिर बढ़ने लग जाती है। और अगर मान लीजिए आपको कभी बीच में फीवर आ रहा है, या आपको गला ख़राब हो रहा है, या कोई और इन्फेक्शन, दांत का इन्फेक्शन है, दांत में दर्द है, कान में दर्द है, तो आप इमीडिएटली उसके लिए आप अपने उस पर्टिकुलर डॉक्टर को भी दिखाएं और स्किन के डॉक्टर को भी बताएं। साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखना है कि सोराइसिस बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में, या जब मौसम ठंडा हो जाता है तो बढ़ जाती है, तो ऐसे प्रदेशों में जाना अवॉइड करें। कुछ स्टडीज़ ऐसी आई हैं जो कि अभी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सोराइसिस के पेशेंट्स को नमक का सेवन थोड़ा कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो जो डॉक्टर हैं उनकी आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से बात कराएं, दोनों मिल करके आपके लिए सही दवाइयों का चुनाव कर सकेंगे। तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि हम सभी को बताते हैं, लेकिन हर एक मरीज़ के साथ कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो उनके लिए अलग सी बातें हम हर इंडिविजुअल को बता पाते हैं। अब ट्रीटमेंट पे आती हूँ मैं, तो किस तरीके से सोरियासिस को डायग्नोस किया जाता है, क्या किया जाता है? सोराइसिस डायग्नोस करना एक स्किन स्पेशलिस्ट के लिए बहुत आसान है जी। मोर देन 90% केसेस में हम सिर्फ पेशेंट की स्किन को देख करके बता देते हैं कि इस पेशेंट को सोराइसिस है, चाहे वो प्लाक टाइप हो, चाहे वो फैली हुई सोराइसिस हो। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। वो कन्फ्यूजन या तो सोराइसिस की बहुत अर्ली स्टेज है, इसमें होता है, या फिर पेशेंट्स अपनी तरफ से कुछ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं लगाने के लिए, जिसकी वजह से जो पिक्चर है, जो देखने वाली चीज़ है, वो छुप जाती है। तो उसके लिए फिर हमें वहाँ पर कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें बायोप्सी कहा जाता है। इसमें स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसको हम लैब में भेजते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि ये सोराइसिस है या नहीं है। तो ये टेस्ट तो हमें पहचानने के लिए होता है। और जैसे आपने बात की ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो आज कंडीशन है वो कैसी है। ट्रीटमेंट हम सिर्फ लगाने की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, सिर्फ हम लगाने की दवाइयों के साथ साथ खाने की दवाइयाँ भी देते हैं, और इनके अलावा कुछ लाइट थेरेपीज़ होती हैं जिसमें UVA, PUVA और नैरो बैंड UVB होती हैं। ये ट्रीटमेंट कुछ स्पेशल लाइट्स होती हैं, स्पेशल मशीन के द्वारा दिया जाता है, जिससे इन सभी ट्रीटमेंट से जो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि सोराइसिस में स्किन का जो रिप्लेसमेंट का टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट उस रिप्लेसमेंट टाइम को नॉर्मल तक लाने में कामयाब होते हैं। मान लीजिए इसके बावजूद भी सोराइसिस बढ़ जाती है पेशेंट की, तो खाने की दवाइयों में भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम वो देते हैं। कुछ खाने की दवाइयाँ हर पेशेंट को नहीं दी जा सकती, जैसे बच्चों में नहीं दी जा सकती, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं दे सकते हम, तो उनके लिए दूसरे ऑप्शंस होते हैं। और इसके बाद भी नई दवाइयाँ आई हैं जिनके की प्रैक्टिकली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते अगर सही से दी जाए, लेकिन थोड़ी से महंगे हैं, जिनको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। बायोलॉजिक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स होती हैं जो इंजेक्शंस के द्वारा लिए जाते हैं, और वो एक डॉक्टर के सेटअप में भी दिए जा सकते हैं, पेशेंट अपने घर पे भी ले सकते हैं। इनसे पेशेंट की सोराइसिस बहुत ही जल्दी ठीक होती है। जैसे भी मैंने बताया कि खाने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, खाने की दवाइयों में लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते हैं ट्रीटमेंट का असर दिखने में। बायोलॉजिक्स के साथ आप 1 हफ्ते में ट्रीटमेंट का असर देख सकते हैं। और बायोलॉजिक्स के साथ एक अच्छी बात यह है कि बायोलॉजिक्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइटोकाइन के अगेंस्ट काम करते हैं, जिससे कि सोराइसिस का प्रोग्रेशन, जो आगे बढ़ने वाली डिजीज़ है, उसको हम वहीं पे रोक सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आधे लोग तो इसी वजह से नहीं आते कि भाई इतने सारे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आधा पूरा खर्चा तो इसी में हो जाना है। तो लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा इस पूरे ट्रीटमेंट में? देखिए उर्वशी, खर्चे से ज़्यादा मैं अपने सारे दर्शकों को ये समझाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सोराइसिस एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती है अगर आप सही इलाज नहीं लेंगे। तो इसमें आप ये ना सोचें कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। ये एक
डिजीज़ है जो अगर आपकी स्किन पे है या आपकी शरीर पर है तो आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप अपने पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो फिर जो आप पैसे बचाना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। साथ ही साथ कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट सोराइसिस के बड़े कॉस्टली होते हैं जी। सिर्फ एक जो बायोलॉजिक्स का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स हैं, रीइंबर्स होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ पेशेंट्स को ये फ्री में अवेलेबल करवाती हैं ये मेडिसिन्स। बस ये मेडिसिन्स क्योंकि नई हैं, अभी शायद 10 एक साल हुए हैं इन मेडिसिन्स को आए हुए, तो इसलिए ये चीज़ें अभी एसेंशियल ड्रग्स में आई नहीं हैं, धीरे धीरे करके आ जाएंगी। और इसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मैं अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि देखिए, अगर आप बायोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट लेते हो, थोड़े पैसे आपको शुरू में ज़्यादा ज़रूर लगेंगे, लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी अपने काम पे जाने लग जाओगे या आप जो अर्निंग पावर है आपकी वापस आ जाएगी, तो उसके बाद आप कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको बायोलॉजिक्स लेने हैं। एक आप कोर्स पूरा करें, उसके बाद आप डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहें, फिर वो जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं या लाइट थेरेपी है, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ हम अगर लगाने की दवाइयाँ देते हैं तो बड़ा मैसी हो जाता है कि क्योंकि उसमें लगाने की दवाइयाँ या उनसे नहाना पड़ता है, वो दिन में 2 या 3 बार करना पड़ता है सारे शरीर पर, जो कि एक वर्किंग इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता या किसी हाउसवाइफ के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट और हम किसी एक पेशेंट में किसी भी एक ट्रीटमेंट को नहीं दे सकते। क्या पूरी तरीके से जो सोरियासिस नाम की बीमारी है क्योरेबल है? पूरी तरीके से इसका इलाज संभव है मेडिकल साइंस में? ये अभी तक पूरी तरह से कंट्रोलेबल है। देखिए, मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज़ है, वो जब तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक से ले रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ जो भी उनके डॉक्टर ने बताई है, तब तक ठीक रहता है। जहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट बंद किया, दोबारा से शुरू हो जाती है। ऐसी ही चीज़ सोराइसिस है या ऐसी ही बहुत सारी मेडिकल बीमारियाँ होती हैं। तो इसमें ये ना समझा जाए, जैसे पेपर में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि सोराइसिस का शर्तिया इलाज होता है, वो झूठे होते हैं, वो गलत होते हैं, लोगों को भ्रामक चीज़ें बताते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, हर एक पेशेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोगों में रेमिशन पीरियड, जो कि जिसमें सोराइसिस बिल्कुल भी नहीं आती, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद 20-20 साल का होता है। कुछ लोगों में 2 महीने का भी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हर एक इंसान दूसरे इंसान से जेनेटिकली भिन्न है। HLA-B27 जो हमारे अंदर होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, हैप्लोटाइप होता है, वो सभी में अलग अलग होता है। जिसमें जैसा होगा उसको उस तरह की डिजीज़ उतने लंबे समय तक के लिए होगी या दवाइयाँ उतने लंबे समय तक के लिए लेनी पड़ेंगी। इस टाइम सोरियासिस थेरेपी जो है, इसमें क्या क्या नए ट्रीटमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं? नए बायोलॉजिक्स आ रहे हैं। कुछ ऐसे बायोलॉजिक्स हैं जो कि शायद इंजेक्शन से ना लेने पड़े, ओरल ट्रीटमेंट लेने पड़े। कुछ ऐसे चीज़ें आ रही हैं। बायोलॉजिक्स को आप एक वैक्सीन की तरह समझ सकते हो कि आपने वैक्सीन लिया और वो बीमारी जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। तो इस तरह की नई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि सोराइसिस के पीछे कौन कौन से साइटोकाइन एक ऐसी इन्फ्लामेटरी चीज़ होती है जो कि डिजीज़ बढ़ाती है या डिजीज़ को पैदा करती है। तो सोराइसिस के पीछे कौन कौन से सारे साइटोकाइंस हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें एक जगह पे एक साइटोकाइन डिस्टर्ब होता है तो वो पूरे चक्र को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो अभी धीरे धीरे हमें पता चल रहा है। इसके हिसाब से बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे मैंने कहा बायोलॉजिक्स है, जैक-स्टैट काइनेज इनहिबिटर्स हैं, या ओरल बायोलॉजिक्स हैं, या कुछ ऐसी लगाने की दवाइयाँ आ रही हैं जिनका असर बहुत लंबे समय तक दिखता है। तो इस तरह की दवाइयाँ पाइपलाइन में हैं, डेवलप हो रही हैं, साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं। हमारा देश डॉक्टर साहब बहुत उन्नति कर चुका है मेडिकल साइंस की। अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिक्स जो हैं वो कितने ज़्यादा और कौन कौन से बायोलॉजिक्स हमारे देश में इस टाइम हैं, अवेलेबल हैं, जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? उर्वशी, हमारे देश में मुख्यतः 3 तरह के बायोलॉजिक्स सोराइसिस के लिए अवेलेबल हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जिसमें एक है एटानासेप्ट, एक है इन्फ्लेक्सिमैब और एक नया बायोलॉजिक है जो कि पूरी तरह से इंडियनाइज्ड है, इंडिया में ही डेवलप हुआ है, इटोलिजुमैब। ये तीनों तरह के बायोलॉजिक्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं तीनों के लिए। आपको पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप किस तरह के पेशेंट में लगाना चाहते हैं और पेशेंट
आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप बायोलॉजिक लेना चाहते हैं तो आप पूरे कोर्स को पूरा करें। जैसे इसमें सबसे छोटा जो कोर्स है वो इटोलिजुमैब का है, उसके बाद इटानासेप्ट का कोर्स आता है और फिर इन्फ्लिक्सिमैब का कोर्स आता है। तीनों बायोलॉजिक्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। हर एक पेशेंट में तीनों बायोलॉजिक्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस पेशेंट में जिस बायोलॉजिक के लिए आपके डॉक्टर ने सलाह दी है, आप उसके बारे में डॉक्टर से और पूछें और उनके कोर्स के बारे में पूछें, कितने समय तक लेना है, रेगुलर इंटरवल क्या इंटरवल्स हैं, क्योंकि तीनों के इंटरवल अलग अलग हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। इटानासेप्ट है वो आप खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन इन्फ्लिक्सिमैब और इटोलिजुमैब के लिए आपको एक डॉक्टर की मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो आईवी इन्फ्यूजन से लगता है। तीनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करके बताएंगे कि आपको कौन सा वाला बायोलॉजिक लगाना चाहिए। आपने मुझे तमाम जानकारियाँ दी बायोलॉजिक्स के बारे में। ज़्यादातर आपने मुझे बताया कि ये वाकई में अच्छे तरीके से हमारी बॉडी पर काम करते हैं, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि क्या वाकई में ये पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हैं? क्या हमारी बॉडी इनको झेल पाएगी? इसका जो इतना बड़ा ट्रीटमेंट होता है, क्या इफ़ेक्टिव रहेंगे हमारी बॉडी पर आगे चलकर? जी हाँ, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर बायोलॉजिक्स का जुडिशियस यूज़ किया जाए पेशेंट के ऊपर, या हम सही पेशेंट का चुनाव करें जिसको कि बायोलॉजिक्स की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स इंडिकेटेड हैं जिनमें कि ओरल ट्रीटमेंट या जो हमने टॉपिकल ट्रीटमेंट दिया या तो वो फेल हो जाए। जैसे बहुत लंबे समय से कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, उसमें मीथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन जैसी जो मेडिसिन हैं जिनके काफ़ी ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं किसी किसी पेशेंट में, उनमें इंडिकेटेड ना हो। या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसी जो महिलाएँ होती हैं जो कि प्रेग्नेंट हो रही हैं या होना चाहती हैं, उन केसेस में बायोलॉजिक्स हम देते हैं। और बायोलॉजिक्स हम वैसे भी दे सकते हैं, किसी पेशेंट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ओरल ट्रीटमेंट देने के बाद ही देना है। पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेशेंट सिलेक्शन सही है तो बायोलॉजिक्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं। बायोलॉजिक्स जो होते हैं इनमें जो ट्रीटमेंट ये जो किया जाता है, हमें मेडिसिन दी जाती हैं, उनमें कई तरीके के जहाँ तक है ड्रग्स भी होते होंगे, तो साइड इफ़ेक्ट कितना हमारी बॉडी पर ये डालते हैं? अगर हम सिर्फ बायोलॉजिक्स की बात करें तो बायोलॉजिक्स अगर जुडिशियसली यूज़ किए जाते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि बायोलॉजिक्स को यूज़ करने के पहले कुछ गाइडलाइंस हैं, सेट गाइडलाइंस हैं जिनको हमें देखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। कुछ लोगों में, जैसे हमारा देश है जहाँ पर कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, प्रेवलेंट है, कुछ लोगों में रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ये देखा जाता है। और बहुत कम लोगों में कुछ बायोलॉजिक्स जो कि आजकल यूज़ नहीं होते हैं, उनसे ऐसा देखा गया था कि ऐसे पेशेंट्स में कुछ स्किन के या कुछ लिम्फोमास जो कि एक कैंसर का रूप होता है वैसे डेवलप हो जाते थे, तो वो बायोलॉजिक्स बंद हो गए हैं। लेकिन जिन 3 बायोलॉजिक्स का मैंने जिक्र किया, अगर इनको डॉक्टर सही तरीके से पेशेंट का सिलेक्शन करें, अगर गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करें, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आते हैं। अगला जाते जाते अंतिम प्रश्न आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगी कि अगर मुझे इस बीमारी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से लूँ मैं? आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, चाहे तो मुझसे मिल सकते हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आप अपनी डिज़ीज़ को छुपाएं नहीं, आप अपनी डिज़ीज़ को इग्नोर ना करें और उसको किसी से भी पूछ करके उसका इलाज ना शुरू करें, क्योंकि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत आसान है और संभव है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो यही बीमारी कल को एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, जिसका ट्रीटमेंट फिर आपको बहुत लंबे समय तक और बहुत महंगा भी होता है, ये लेना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जो आपने हमें इतनी सारी तमाम जानकारियाँ सोरियासिस के ऊपर दी। माय प्लेजर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।